देखो बच्चों, आज की क्लास में हम लोग इंटरफेरेंस के ही टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। इंटरफेरेंस जो होता है उसमें दो लाइट वेव सुपर इम्पोज करके अल्टरनेट मैक्सिमा और मिनिमा को ऑब्टेन कराता है। मैक्सिमा को हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और मिनिमा को हम डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोलते हैं। अब कॉन्सेप्ट समझना है आज। देखो बच्चों, यहां एक फिक्स्ड इंड है, कॉन्सेप्ट को ध्यान पूर्वक समझना। फिक्स्ड इंड दिया हुआ है और इसमें एक वेव इस प्रकार से आ रहा है। फिक्स्ड इंड पे वेव आके टकराया, इस तरह का वेव आके इस पे टकराया, तो जो वेव रिफ्लेक्ट करेगा, वेव इस तरह से चलता है ना, तो इस पोजीशन में आके वेव इसको टकराया, तो यहाँ फिक्स्ड इंड के बाद टकराने के बाद जब रिफ्लेक्टेड वेव होगा इस तरह से होगा। तो रिफ्लेक्टेड वेव इज आउट ऑफ फेज ऑफ पाई, मतलब पाई फेज से पलट जाएगा। यह बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है बच्चों कि अगर कोई वेव जाकर साउंड वेव हो या लाइट वेव हो किसी फिक्स्ड इंड पर टकराता है तो फिर उल्टा आता है। उल्टा आने का मतलब पाई फेज डिफरेंस हो जाता है। ठीक है। अब यहां पे अगर यह इंड फ्री इंड होता, इस तरह से मान लो कोई रस्सी, कोई छड़ रहता, उसमें कोई रिंग रहता, तो यह फ्री इंड होता। फ्री इंड मतलब मूवेबल इंड होता। और इस पर कोई इंसिडेंट वेव आकर पड़ता, तो जो रिफ्लेक्टेड वेव आता वो उसमें फेज डिफरेंस कुछ नहीं होता, तो फेज डिफरेंस 0 होता। मतलब रिफ्लेक्टेड वेव और इंसिडेंट वेव के बीच में जो फेज डिफरेंस होता वह 0 होता, और यहां फेज डिफरेंस जो होता पाई होता। यह बात बच्चों याद रखोगे, 11th क्लास का टॉपिक है कि अगर कोई वेव आकर किसी फिक्स्ड इंड पर पड़ता है तो पड़ने के बाद रिफ्लेक्ट होता है, तो रिफ्लेक्टेड वेव पाई फेज के डिफरेंस पर रिफ्लेक्ट होगा, और फ्री इंड पर अगर पड़ेगा तो उसी फेज में वापस लौट जाएगा। यानी इंसिडेंट वेव और रिफ्लेक्टेड वेव एक ही फेज में होंगे, जबकि यहाँ आउट ऑफ फेज होंगे। यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझना है बच्चों कि अगर देखो बच्चों, एक वेव होता है इस प्रकार का, इस लेंथ को हम एक वेवलेंथ कहते हैं लेमडा, इसे 0, पाई और 2 पाई बोलते हैं। तो पाथ डिफरेंस अगर लेमडा होगा तो फेज डिफरेंस मेरा 2 पाई होगा, और पाथ फेज डिफरेंस पाई होगा तो पाथ डिफरेंस क्या होगा, लेमडा बाई 2। ठीक है। तो फॉर फेज डिफरेंस, यह बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, फॉर फेज डिफरेंस पाई, मतलब दो वेव में फेज डिफरेंस अगर पाई होता है तो पाथ डिफरेंस जो होता है लेमडा बाई 2 होता है। सभी बच्चे ध्यान दें कि अगर कोई फिक्स्ड इंड पर एक वेव आकर पड़ता है तो पलट के वापस लौटता है, और फ्री इंड पर अगर वेव आकर पड़ता है तो वापस उसी लाइन में लौट जाता है। फेज डिफरेंस पाई पर पाथ डिफरेंस लेमडा बाई 2 आता है, और हम सभी जानते हैं कि लेमडा बाई 2 पाथ डिफरेंस पर मिनिमा मिलता है, यानी कि फेज डिफरेंस पाई पर मिनिमा मिलता है बच्चों जब इंटरफेरेंस होता है। अब इस कॉन्सेप्ट को ध्यान पूर्वक समझ लो बच्चों। ठीक है। अब इसे हटाते हैं, ध्यान दो कि क्या क्या चीजें हम तुम्हें बता रहे हैं। कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है वेव ऑप्टिक्स को पढ़ने के लिए। ध्यान पूर्वक मेहनत करके ध्यान से सुनोगे। अब एक इधर देखो डेंसर है, यहाँ पे डेंसर लाइन दे दिया गया, इधर डेंसर है, और इधर जो है रेयरर है, इधर रेयरर है। ठीक है। तो रेयरर से डेंसर की ओर वेव जा रहा है। ठीक है। एक वेव डेंसर से रेयरर की ओर इंसिडेंट कर रहा है। तो यह जो इंसिडेंट वेव है उसका कुछ पोर्शन डेंसर में ट्रांसमिट कर जाएगा, तो जो ट्रांसमिटेड वेव होंगे उसी फेज में आगे बढ़ेंगे। मतलब ट्रांसमिटेड वेव है यह, ट्रांसमिटेड वेव उसी फेज में आगे बढ़ेंगे। जो कि रिफ्लेक्टेड वेव जो है
वह पाई फेज डिफरेंस पे वापस लौटेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर एक रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम की ओर वेव जाता है तो जो ट्रांसमिटेड वेव है वह उसी फेज में रहता है, जिस फेज में यह है उसी फेज में जाता है। मतलब ट्रांसमिटेड वेव का फेज चेंज नहीं होता है, जबकि रिफ्लेक्टेड वेव का फेज पाई से चेंज हो जाता है। कॉन्सेप्ट ध्यान रखना। यह दोनों का एम्पलीट्यूड घटा दिए हैं। एम्पलीट्यूड घटा देने का मतलब इसके तुलना में दोनों का एम्पलीट्यूड घटा दिए हैं, क्योंकि देखो बच्चों, जो एनर्जी आया था उसी का दो पोर्शन बट गया। कुछ एनर्जी अंदर चला गया, कुछ एनर्जी बाहर निकल के आ गया, रिफ्लेक्ट कर गया। तो एनर्जी कम हो गया तो एनर्जी को लोकेट एम्पलीट्यूड से ही ना करोगे, एम्पलीट्यूड थोड़ा कम हो जाएगा। और अब यहाँ पे एक और बात है, अगर हम लाइट वेव का बात करें तो डेंसर मीडियम में स्पीड भी कम हो गया होगा, जबकि रेयरर मीडियम में जो मीडियम है वही स्पीड से वापस लौट गया होगा। तो यह बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसे बच्चों ध्यान देना, सब नोट करते जाना है, ठीक है। वीडियो रोकना है, नोट कर लेना है। अब हमारा अगला केस आता है बच्चों कि एक डेंसर मीडियम है। अगर जो बच्चा पूरा ऑप्टिक्स यहां पे क्लास कर लेगा, वह गारंटी है कि बोर्ड में तो छोड़ नहीं सकता है, क्योंकि उसको बहुत सारे कॉन्सेप्ट सिखाए गए हैं और वह कंपटीशन निकालने लायक भी बनेगा। क्योंकि एक बहुत ही स्पेशल, अगर जो बच्चे एनसीईआरटी रीडिंग देते होंगे तो वह देख रहे होंगे कि वेव ऑप्टिक्स का लेवल क्या उन्हें पढ़ाया गया है। थोड़ा सोचने में, सीखने में मेहनत का चीज है, लेकिन रिपीट करो वीडियो को और बार बार सीखो। देखो बच्चों, यह इंसिडेंट वेव है, डेंसर से रेयरर इस बार जा रहा है। इंसिडेंट वेव है, डेंसर से रेयरर में हम एंट्री कर रहे हैं। तो क्या होगा बच्चों, डेंसर से रेयरर में एंट्री करने में जो ट्रांसमिटेड वेव है वह कभी फेज चेंज नहीं करता है। यह हुआ ट्रांसमिटेड वेव। ट्रांसमिटेड वेव उसी फेज में हमेशा आता है और इस बार रिफ्लेक्टेड वेव भी उसी फेज में वापस लौट जाएगा। मतलब अगर हम ध्यान से समझना बच्चों, अगर डेंसर से रेयरर में हम जा रहे हैं तो यह फ्री इंड का व्यवहार कर रहा है, और फ्री इंड में जो रिफ्लेक्टेड वेव है उसी फेज में वापस, अरे बाबू डेंसर से रेयरर जा रहे थे उधर फ्री ना हो गया, और रेयरर से डेंसर जा रहे थे तो फिक्स्ड इंड का व्यवहार कर रहा था। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि लाइट वेव रेयरर से डेंसर जाएगा तो फेज चेंज कैसे कैसे होगा। तो बहुत नॉर्मल से क्लासेज होते हैं, लेकिन तुम्हें ध्यान से समझनी होंगी। अब देखो, थ्योरी का समझ होगा तो ही तुम कंपटीशन में भी क्वेश्चन कर सकते हो, जैसे क्वेश्चन हम करा के दिखा रहे हैं। ध्यान पूर्वक बच्चों ध्यान से समझना है। यह एक मीडियम है, सेकेंड मीडियम मान लो μ2, इधर मीडियम μ1 मान रहे हैं। लाइट वेव आके पड़ा, कुछ लाइट वेव यहाँ μ2 बड़ा है μ1 से, ठीक है, आके यहाँ पे पड़ा और कुछ वेव यहीं रिफ्लेक्ट कर गया, यहीं पे रिफ्लेक्ट कर गया। तो बताना है हम लोग को कि इसको हम मान लेते हैं P, Q और R। तो फेज डिफरेंस बिटवीन R एंड Q क्या होगा। अब यहाँ पे ध्यान से समझना बच्चों, यह हो गया रेयरर मीडियम और यह हो गया डेंसर मीडियम। अगर कोई वेव एंट्री किया रेयरर से डेंसर की ओर तो यह ट्रांसमिटेड वेव उसी फेज में हमेशा होते हैं, ट्रांसमिटेड वेव उसी फेज में, और रिफ्लेक्टेड वेव जो है वह पाई फेज में चेंज कर जाएगा, पाई फेज से चेंज कर जाएगा। तब इन दोनों के बीच फेज का चेंज क्या हुआ बच्चों, पाई। ध्यान दो बच्चों, यह और यह सेम फेज में हो गए और यह और यह पाई फेज में चेंज कर गए, क्योंकि रेयरर से डेंसर जाने में ट्रांसमिटेड वेव कभी फेज में चेंज नहीं करता है, जबकि रिफ्लेक्टेड वेव पाई फेज में चेंज कर जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बच्चों, ध्यान देना, ठीक है। अब हम लोग आते हैं जो मेरा मेनली क्वेश्चन आता है, फेज डिफरेंस अगर पाई है तो पाथ डिफरेंस λ/2
2 है इन दोनों वेव के बीच में। क्लियर है बच्चों? इसे नोट कर लोगे, ध्यान से समझना है, ध्यान पूर्वक कॉन्सेप्ट को समझते जाना है। अब एक केस बना रहे हैं, यहां पे ध्यान दो, μ1 μ2 μ3, ठीक है। यहां से एक वेव एंट्री किया तो कुछ वेव यहीं से रिफ्लेक्ट कर गया, कुछ अंदर ट्रांसमिट कर गया, फिर यहां से फिर डेंसर है यह डेंसर है तो फिर इधर कुछ चला गया, फिर कुछ वापस लौटा और फिर यहां से कुछ वापस लौटा इधर। अब सबका फेज के बारे में हम लोग को बताना है। यह μ1 μ3 जो है सबसे डेंसर, फिर μ2 फिर μ1, माने रेयरर फिर डेंसर फिर और डेंसर, ऐसे दिया हुआ है। तो यह वेव अगर इस फेज का आता है तो ट्रांसमिटेड वेव तो हमेशा उसी फेज का होगा, यहां वेव रिफ्लेक्ट कर गया है तो फेज चेंज कर गया पाई से, यहां वेव फिर से रिफ्लेक्ट कर गया है तो फेज चेंज कर गया पाई से, और फिर यहां ध्यान दो ट्रांसमिटेड वेव है तो उसी फेज में फिर हो गया। तो इन दोनों के बीच फेज डिफरेंस 0 हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। यहां कोई वेव है, ट्रांसमिटेड वेव, मीडियम बदलने से वेव ट्रांसमिट करता है, फेज में कोई चेंज नहीं होता है। और जब फेज में कोई चेंज नहीं होगा, फेज में जब बच्चों कोई चेंज नहीं होगा तो क्या होगा कि फेज में जब कोई चेंज नहीं होगा तो यहाँ पे यही फेज यहाँ आ जाएगा और यहाँ रिफ्लेक्ट कर रहा है, सॉरी यहाँ ध्यान दो, अगर रिफ्लेक्ट कर रहा है यहाँ पे तो ऐसा जो है पाई में फेज चेंज करेगा, इधर हो जाएगा, और फिर ट्रांसमिट कर रहा है तो इधर, तो इन दोनों सेम फेज में हो जाएंगे। यह दोनों आपस में पाई फेज में होंगे, यह दोनों सेम फेज में होंगे। क्लियर है बच्चों? यह दोनों आपस में पाई फेज में होंगे। इस तरह से बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सिखाया गया है। अगर यह रेयरर होता, इसके कंपेयर में यह रेयरर होता तो उस समय क्या होता? अगर यह रेयरर होता तो जो डेंसर से रेयरर जाने में जो रिफ्लेक्टेड वेव है फिर वापस अपना फेज चेंज नहीं करता, तो उसी फेज में वापस लौट जाता, और उसी फेज में वापस लौट जाता तो इसका फेज सेम हो जाता, तो इन दोनों के बीच में फेज में पाई का डिफरेंस आ जाता। तो खुद से कॉन्सेप्ट को ध्यान पूर्वक समझना होगा कि कैसे एक रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की ओर चीजें जाती हैं तो फेज चेंज होता है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ाते हैं कॉन्सेप्ट को। ध्यान दो, इंटरफेरेंस फ्रॉम थीन फिल्म्स, इंटरफेरेंस फ्रॉम थीन फिल्म्स। थीन फिल्म से इंटरफेरेंस कैसे होता है? एक थीन फिल्म है, लिक्विड लेयर समझो, एक लिक्विड का लेयर, मान लो रोड पे पेट्रोल गिर गया तो चमकता है, तेल का कुछ बूंद सरफेस पे गिर गया तो कलर्ड दिखता है। तो क्यों कलर्ड दिखता है? तो इंटरफेरेंस के कारण। होता क्या है कि लाइट वेव उस पे पड़ता है तो कुछ वेव यहाँ पे बच्चों रिफ्लेक्ट कर जाते हैं और कुछ वेव रिफ्लेक्ट कर जाते हैं, कुछ रिफ्लेक्ट कर गए, कुछ रिफ्रैक्ट कर गए, अंदर ट्रांसमिट कर गए, फिर यहां से इधर फिर डेंसर है तो फिर यहां से लौटता है वेव और फिर यहां जाकर, ठीक है, तो यह वेव और यह वेव, ध्यान देना, यह दोनों वेव जो होंगे वह दोनों वेव आपस में सुपर इम्पोज करेंगे। तो सुपर इम्पोज करेंगे तो यहाँ पे इंटरफेरेंस होगा, तो इंटरफेरेंस जो होगा वह रेड का इंटरफेरेंस होगा, तो वहां रेड का कहीं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनेगा तो वहां रेड दिखेगा, फिर कहीं तुमको वॉयलेट का कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनेगा तो वॉयलेट दिखेगा, क्योंकि व्हाइट लाइट तो 7 कलर का मिक्सचर है ना। तो अगर किसी ऑयल के फिल्म पर, तेल के पतला फिल्म पर व्हाइट लाइट पड़ता है तो कुछ लाइट वहीं से रिफ्लेक्ट कर गए और कुछ अंदर ट्रांसमिट कर गए। जो ट्रांसमिटेड वेव थे वह भी वापस लौट के आए, रिफ्लेक्ट होकर फिर रिफ्रैक्ट होकर वापस आए। तो यह दोनों वेव के बीच में इंटरफेरेंस होगा। वह इंटरफेरेंस वैसे तो बहुत सारा इधर भी जाएगा फिर वापस लौटेगा, फिर मतलब बहुत सारा यहाँ पर वेव्स आने लगेंगे, तो मेनी वेव्स मिलकर इंटरफेरेंस करेंगे और इंटरफेरेंस करेंगे तो कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा। तो जहां रेड कलर का कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनेगा वहां रेड दिखेगा
और जहां वॉयलेट कलर का कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनेगा वहां वॉयलेट दिखेगा, तो यह फिल्म हमें कलर्ड दिखेगा। तो तेल की बूंदें या पेट्रोल की बूंदें जब सतह पर गिर जाती हैं तो वह रंगीन दिखती है, क्यों? इंटरफेरेंस के कारण। तो आंसर क्या लिखेंगे? When light wave incident on oil film, then some of wave gets reflected and some of wave gets transmitted. Transmitted wave also reflected from lower face से रिफ्लेक्ट करेंगे और फिर वह दोनों वेव, दोनों रिफ्लेक्टेड वेव आपस में इंटरफेरेंस करेंगे, जिनके कारण हमें कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस अलग अलग कलर का मिलेगा और अलग अलग कलर से हमें चीजें दिखने लगेंगी। क्लियर है बाबू कॉन्सेप्ट? इंटरफेरेंस फ्रॉम थिन फिल्म भी तुम लोग इससे लिख सकते हो। अब यहाँ पे बात यह आया कि अगर बातों को समझो बच्चों, अगर एक टी थिकनेस का एक स्लैब है, अगर वो उसमें लाइट एंट्री किया, समझना, तो वह एक्स्ट्रा पाथ म्यूटी चलता है, जो पिछले क्लास में हम बताए थे। स्लैब के कारण एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस क्या हो जाता था? म्यूटी। और यही वापस फिर लौट रहा है, तो क्या पाथ डिफरेंस हो गया बच्चों? 2 म्यूटी। माना गया कि आई बहुत छोटा है, आई बहुत छोटा है, तो इसको लगभग परपेंडिकुलर नॉर्मल ही मान ले रहे हैं, तो कितना पाथ डिफरेंस हो गया? 2 म्यूटी। और यही 2 म्यूटी रिस्पॉन्सिबल होगा, यही 2 म्यूटी रिस्पॉन्सिबल होगा कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनाने के लिए। तो अगर यही 2 म्यूटी, बात समझना, अगर यह रेयरर मीडियम है, यह डेंसर है, और इसके कंपेयर में फिर रेयरर मीडियम हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो यहां से जो वेव आएगा वह वेव ट्रांसमिशन में तो वही रह जाएगा। डेंसर से रेयरर जाने में इन दोनों के फेज में कोई चेंज नहीं होगा। डेंसर से रेयरर जाने में इन दोनों में कोई फेज चेंज नहीं होगा, यह सेम फेज के हो जाएंगे। और यहाँ पे जो आया वह तो अपोजिट फेज का आ गया, पाई फेज का डिफरेंस में इधर की ओर आ गया, और यह सेम फेज के ही आ गए, इसी का फेज यहाँ पे मिल गया। समझो बच्चों? तो यहां से जो निकला, इसके और इसके फेज में, इसके और इसके फेज में पाई का डिफरेंस हो गया, यानी एक एडिशनल पाथ डिफरेंस हो गया। घूमे फिरे के कारण कितना? λ/2। माने अगर वेव मीडियम चेंज करने के कारण अपना पाथ डिफरेंस क्या करा लिया बाबू? λ/2। तो 2 म्यूटी तो ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस आया, और मीडियम चेंज करने के कारण पाथ डिफरेंस क्या आ गया? λ/2। तो टोटल पाथ डिफरेंस मेरा क्या आ गया? 2 म्यूटी प्लस λ/2। फिर से सोचो कि अगर एक स्लैब है जिसका थिकनेस टी और म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लाइट इससे पार किया, तो यह पाथ डिफरेंस क्रिएट करा देता है बच्चों म्यूटी का। जहां टी चलना था वहां म्यूटी, अब कहोगे म्यूटी माइनस टी कीजिए, तो यहाँ पे तो वापस तुरंत लौट गया है ना, इसमें तो पाथ डिफरेंस है ही नहीं, तो सिर्फ म्यूटी। यही डबल चला है, वापस गया है, तो क्या आ गया? 2 म्यूटी। और इस वेव के अंदर जाने से और इस वेव के बाहर आने से दोनों वेव के बीच में पाथ डिफरेंस हो गया है λ/2। तो λ/2 तो एक एडिशनल पाथ डिफरेंस आ गया है, और 2 म्यूटी एक ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस आ गया है। तो मैक्सिमा के लिए क्या लिखेंगे? n λ फॉर मैक्सिमा। तो यहाँ पे 2 म्यूटी आ गया, n λ माइनस λ/2, यानी 2n - 1 λ/2। तो देखो मैक्सिमा के लिए उल्टा केस आ गया, ऑड मल्टीपल ऑफ हाफ ऑफ वेवलेंथ। मतलब रेयरर डेंसर रेयरर अगर रहेगा तो जो मैक्सिमा का केस होगा ऑड मल्टीपल ऑफ हाफ ऑफ वेवलेंथ बनेगा 2 म्यूटी। और यह किसके कारण आया? तो यह एक्स्ट्रा λ/2 के कारण। और यह एक्स्ट्रा λ/2 कहां से आया? तो जब एक रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाता है तो वही फेज में होता है, जबकि रिफ्लेक्टेड वेव तुम्हारा पाई फेज में हो जाता है। तो पाई फेज में होने का मतलब पाथ डिफरेंस कितना क्रिएट कर दिया? एक्स्ट्रा λ/2। तो यह कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। थोड़ा हाई फाई कंपटीशन में यह सब चीजें पूछी जाती हैं, बोर्ड वगैरह में यह सब चीजें नहीं पूछी जाती हैं, लेकिन नॉलेज तुम्हें पूरा दे दिया गया। ठीक है, अब आगे हम रिवाइज कराते हैं अभी तक के पढ़ाई को, तो ध्यान दो।
तो ध्यान दो बच्चों, अभी हम लोग जो टॉपिक बता रहे हैं उसको रिवीजन करते हैं। इंटरफेरेंस ऑफ वेव क्या है, उसके पहले सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स क्या है। तो दो वेव्स या मेनी वेव्स आकर किसी पॉइंट पर मिलती हैं तो उस पॉइंट को डिस्प्लेसमेंट कराती हैं, और उस पॉइंट पर जो नेट डिस्प्लेसमेंट होता है ईच वेव के द्वारा प्रोड्यूस डिस्प्लेसमेंट के वेक्टर सम के बराबर होता है। ठीक है, किसी पॉइंट पर एक वेव आकर मिला, इधर से कोई एक वेव आकर मिला, तो दोनों वेव आकर यहां डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, तो जो नेट डिस्प्लेसमेंट होगा वो y1 प्लस y2 के बराबर होगा। अब वेव बहुत तरह के हो सकते हैं, अलग अलग वेव्स के अलग अलग तुम्हारे एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा होते हैं। अगर वेव्स के एंगुलर फ्रीक्वेंसी सेम हो तो एक वेव और दूसरे वेव में जो फेज डिफरेंस होगा, फेज क्या होता है, तो वही जो हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का एंगल देखते हैं ना, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का जो एंगल देखते हैं वही फेज होता है। तो जो फेज डिफरेंस अगर हम करेंगे और ओमेगा सेम होगा तो ओमेगा टी कैंसिल हो जाएगा हमेशा, तो फेज डिफरेंस कांस्टेंट आएगा। तो फेज डिफरेंस कांस्टेंट होगा तो वैसे वेव्स को कोहेरेंट लाइट वेव्स कहते हैं। टू लाइट वेव्स आर सेड टू बी कोहेरेंट इफ फेज डिफरेंस बिटवीन देम इज कांस्टेंट, डज नॉट डिपेंड अपॉन टाइम। तो अगर फेज डिफरेंस कांस्टेंट वाले दो वेव आपस में सुपर इम्पोज करते हैं तो कॉम्बिनेशन ऑफ एसएचएम बनाते हैं। उस एसएचएम को आगे बढ़ाते हैं, प्रोसीड करते हैं, तो हम पाते हैं कि वह भी एक वेव का ही इक्वेशन देता है जिसका एम्पलीट्यूड दोनों वेव के एम्पलीट्यूड पर और दोनों के फेज डिफरेंस पर डिपेंड करता है। वह डिपेंडेंस ए बराबर रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos फाई होता है। अब यह जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है उसका वैल्यू इस फाई पर डिपेंड करता है। अगर यह फाई टाइम के अनुसार बदलने लगेगा तो एम्पलीट्यूड भी टाइम के अनुसार बदलने लगेगा, तो किसी फिक्स पोजीशन पर हम एम्पलीट्यूड का कांस्टेंट वैल्यू मतलब या तो मैक्सिमा या तो मिनिमा नहीं पा पाएंगे। लेकिन अगर यह केवल पाथ के अनुसार बदले तो एक फिक्स लोकेशन पर हम मैक्सिमा मिनिमा ऑब्टेन कर सकते हैं। इसी को हम लोग, इसी फिजिकल अपीयरेंस को हम लोग इंटरफेरेंस कहते हैं। तो इंटरफेरेंस क्या है कि दो कोहेरेंट लाइट वेव, एक सिंगल कलर लाइट वेव अगर आपस में आकर मिलते हैं, सुपर इम्पोज करते हैं, तो स्क्रीन पर अल्टरनेट मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी लाइट ऑब्जर्व किया जाता है, जिसे हम इंटरफेरेंस कर रहे हैं। मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ लाइट को ब्राइट फ्रिंजेज और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और मिनिमम इंटेंसिटी ऑफ लाइट को डार्क फ्रिंजेज और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हम कहते हैं। मैक्सिमम के लिए एज मैक्स मेरा a प्लस बी होता है और फाई मेरा 2n पाई होता है। इसे आगे बढ़ाते हैं तो मैक्सिमम के लिए डेल्टा एक्स इन लेमडा के बराबर होता है, और मिनिमम के लिए डेल्टा एक्स 2n प्लस 1 लेमडा बाई 2 के बराबर होता है जब लाइट वेव कोहेरेंट वेव हो। अब इसके बाद हम लोग आगे देखें कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसके अनुसार इंटेंसिटी का भी फॉर्मूला लाते हैं हम लोग। फिर थॉमस यंग नाम के साइंटिस्ट एक डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट करते हैं। उसमें वह क्या करते हैं कि वह सिंगल स्लिट लेते हैं, सिंगल स्लिट सोर्स लेते हैं, उससे लाइट एक सिंगल लाइट एंट्री कराते हैं, आगे लाइट वेव दो स्लिट ले लेते हैं, दोनों स्लिट जाकर सुपर इम्पोज करता है, और सुपर इम्पोज करने के बाद यहाँ पर मैक्सिमा मिनिमा फॉर्म करता है बच्चों। यहाँ पे मैक्सिमा फिर मिनिमा, मिनिमा मैक्सिमा मिनिमा इस तरह से फॉर्म करता है। इसी को हम स्क्रीन पर इंटरफेरेंस पैटर्न कहते हैं, जहां पर पाथ डिफरेंस हर एक लोकेशन पर दोनों स्लिट से जो लाइट जा रहा है वह अलग अलग पाथ डिफरेंस के जा रहे हैं, तो अलग अलग इंटेंसिटी ऑफ लाइट हमें मिलता है। क्योंकि इंटेंसिटी ऑफ लाइट दो लाइट वेव, एक S1 से आता हुआ एक S2 से आता हुआ, दोनों कोहेरेंट है क्योंकि दोनों का ओरिजिनल सोर्स जो है सेम है। तो यहां से दोनों जो ओमेगा सेम है, कोहेरेंट लाइट सोर्स है, अलग अलग पाथ डिफरेंस के कारण अलग अलग इंटेंसिटी बनता है, क्योंकि अलग पाथ डिफरेंस
फेज डिफरेंस को बदलता है और फेज डिफरेंस के अनुसार ही रिजल्टेंट इंटेंसिटी हम ऑब्टेन करते हैं। फिर इसी केसेज में अलग अलग हम लोग सेक्शन को देखते हैं बच्चों कि अगर दो स्लिट में यहाँ पे एक स्लैब रख दो तो उस स्लैब के कारण एक ऑप्टिकल पार्ट डिफरेंस म्यू टी माइनस टी हो जाता है। तो उसके कारण मैक्सिमा मिनिमा का लोकेशन कैसे होता है, यहाँ पर फिर हम लोग इसी में मैथमेटिकल ऑब्जर्वेशन लेते हैं तो देखते हैं कि जो स्क्रीन पर मैक्सिमा मिनिमा बनता है उसका पोजीशन क्या आता है। तो यहाँ से जो लाइट जाता है, यहाँ से जो लाइट जाता है, इसे डी और इसे डी मानते हैं। तो यहाँ दोनों के बीच जो पाथ डिफरेंस होता है, यही जो लेंथ है वह पाथ डिफरेंस कहलाता है। पी कहो या डेल्टा एक्स कहो, वाई डी बाई डी होता है। यह वाई क्या है तो पॉइंट का डिस्टेंस सेंट्रल पोजीशन ऑफ स्क्रीन से, और यही मैक्सिमा के लिए एन लेमडा और मिनिमा के लिए 2n+1 लेमडा बाई 2 करके हम लोग वाई का लोकेशन कहते हैं। अल्टरनेट देखो, दो अल्टरनेट मैक्सिमा, दो कंजिक्यूटिव मैक्सिमा के बीच में जो डिफरेंस करेंगे लोकेशन में, एक मिनिमा मिलेगा और दो मिनिमा के बीच में डिफरेंस करेंगे तो एक मैक्सिमा मिलेगा। इसी विड्थ को फ्रिंज विड्थ कहते हैं और फ्रिंज विड्थ लेमडा डी बाई डी होता है और एंगुलर फ्रिंज विड्थ जो होता है लेमडा बाई डी होता है। तो यही तुम्हारा इंटरफेरेंस के कॉन्सेप्ट होता है। लेमडा जो होता है वह मीडियम बदलने से बदलता है, इसलिए मीडियम बदलोगे तो फ्रिंज विड्थ और एंगुलर फ्रिंज विड्थ दोनों के वैल्यू पर इफेक्ट पड़ने लगेगा। तो इस तरह के इंटरफेरेंस के बच्चों कॉन्सेप्ट होते हैं। यहाँ पर मेनली जानना है कि दो लाइट वेव्स, दो साइनोसॉइडल वेव अगर कहीं जाकर मिलता है तो एक नया वेव का निर्माण करता है जिसका अपना एम्पलीट्यूड होता है और वह एम्पलीट्यूड दोनों के एम्पलीट्यूड और फेज डिफरेंस पर निर्भर करते हैं और वह फेज डिफरेंस पाथ डिफरेंस पर निर्भर करता है और पाथ डिफरेंस अलग अलग लोकेशन का अलग अलग होता है। वीडियो शुरू से देखोगे जरूर समझ जाओगे। हाइगेंस क्या बताए थे कि लाइट मैकेनिकल वेव है जिस मीडियम में चलता है, ईथर मीडियम कहा जाता है। लाइट जो होता है चलते समय अपना वेव फ्रंट्स बनाता है, मतलब मीडियम को डिस्टर्ब करते करते वेव फ्रंट्स का निर्माण करता है। वह उन वेव फ्रंट्स पे जितने पार्टिकल्स होते हैं सब एक फेज में वाइब्रेट करते हैं और वह सभी पार्टिकल फर्दर प्रोपागेशन के लिए सेकेंडरी सोर्स का व्यवहार करते हैं और अपना वेव फ्रंट का निर्माण करते हैं जिसे सेकेंडरी वेवलेट्स कहते हैं। उन सेकेंडरी वेवलेट्स पर कॉमन टेंजेंट नया वेव फ्रंट का लोकेशन देता है। एक वेव फ्रंट से दूसरे वेव फ्रंट तक जाने में जो टाइम लगता है वह हमेशा कांस्टेंट होता है। तो टाइम कांस्टेंट करके लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन और लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन हम लोग ऑब्टेन किए। उसमें क्या कॉन्सेप्ट है बच्चों कि अगर एक सरफेस, एक प्लेन वेव फ्रंट आके पड़ा, रे हमेशा परपेंडिकुलर है, इसे यहां से यहां तक आने में यह पॉइंट यहां से यहां तक पहुंच गया तो यह यहां तक पहुंचा और यहां तक, तो टाइम सेम में जो कॉमन टेंजेंट होता है वही रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट का लोकेशन होता है। इसके आधार पर हम लोग चीजों को आगे पढ़े तो बहुत ही हाई फाई, बहुत ही देखो पूरा बढ़िया से जब लास्ट होता है ना, पूरा बढ़िया से जब टॉपिक को पढ़ोगे। आज क्या पढ़ाया गया बच्चों? आज पढ़ाया गया कि अगर कोई वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है, दो घटनाएं घटती हैं, रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन को ही रिफ्रैक्शन कह सकते हो क्या कि मीडियम चेंज हो रहा है। तो रिफ्लेक्टेड वेव और रिफ्रैक्टेड वेव और इंसिडेंट वेव में फेज क्या क्या डिफरेंस होगा यह तुम्हें आज सिखाया गया। उसमें सिखाया गया कि एक पतला लेयर होगा, फिल्म होगा ऑयल का, तो उसमें कलर इंटरफेरेंस बनने लगते हैं, रेड का अलग, वॉयलेट का अलग, ब्लू का अलग बनने लगते हैं। जब एक रे जाता है एक थिन फिल्म में, थिकनेस का फिल्म है, तो कितना एक्स्ट्रा चलता है, तो म्यूटी और फिर म्यूटी, तो 2 म्यूटी चल गया यह। तो यहां से इसमें और इसमें पाथ डिफरेंस क्या है, तो 2 म्यूटी है। लेकिन एक पाथ डिफरेंस दोनों के फेज में डिफरेंस होने के कारण है, वह पाथ डिफरेंस क्या है, λ/2। 2 म्यूटी तो यहाँ पे फिजिकल दिख रहा है तुम्हें, फिजिकल पाथ डिफरेंस दिख रहा है, और एक फेज के कारण पाथ डिफरेंस λ/2 है। और यह मैक्सिमा के लिए n लेमडा और मिनिमा के लिए 2n+1 λ/2 कर देते हैं। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। मिलते हैं बच्चों अगले क्लास में। आज बहुत ही छोटा सा क्लास इसलिए लिया गया कि बहुत सारे सिलेबस जुड़ गए हैं, उन्हें पढ़ो,
कंप्लीट करो। मिलते हैं अगले क्लास में तुम लोग को डिफ्रैक्शन टॉपिक को लेकर, और वह बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन 2 टॉपिक हमारा बच रहा है, दोनों कुछ दिन में कंप्लीट हो जाएगा। तब तक के लिए वेब के लिए मेहनत करते रहो बच्चों।